अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान अली कुरैशी है और आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे चैनल बायोलॉजी में साथ में। स्टूडेंट्स, आज हम आपके चैप्टर 24 इवोल्यूशन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है कि हमने हमारा जो चैप्टर है इवोल्यूशन उसको कंप्लीट करवाने के मराइल के हम लास्ट तक पहुँच चुके हैं। तो जब हम लास्ट तक पहुँच जाते हैं, जब हमने बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिया, तब इधर सवाल ये आता है कि सर जब हम बोर्ड्स में जाएँगे, तो उधर हमारे से किस तरीके के सवाल पूछे जाएँगे। तो बच्चों, अगर आपको बोर्ड्स के सवालों का एक आइडिया लेना है, तो उसमें सबसे अच्छा आइडिया आपको मिल सकता है आपकी जो टेक्स्ट बुक होती है, और उस टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर होता है, उस चैप्टर के आखिर में हमारे पास जो एक्सरसाइज़ दी जाती है, उस एक्सरसाइज़ में हमें क्वेश्चन आंसर्स भी दिए जाते हैं फॉर प्रैक्टिस। तो बच्चों, वो प्रैक्टिस के जो आंसर्स दिए जाते हैं, वही एक बेस्ट एग्जाम्पल होती है ये असेस करने के लिए कि आपके पास किस तरीके के सवाल आ सकते हैं। तो उससे हमें ये भी पता चल जाता है तैयारी के लिहाज से कि हमें इन सवालों के लिए प्रिपेयर होना है। तो आज मैंने आप सब लोगों के लिए एक आसानी ये की है कि मैंने आप सब लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, पेपर के अंदर लिखने हैं, समझने हैं। और दूसरी बात ये कि मैंने वो सारे के सारे क्वेश्चंस के लिए आपके लिए आंसर्स लिखे हैं। और अगर आपको ये मेरा काम पसंद आता है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है ये कि आप ये सारे के सारे लेक्चर्स शॉर्ट क्वेश्चंस के अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो इस क्वालिटी डिस्कशन से और हमारे चैनल का भी फ़ायदा हो। तो हम चलते हैं बिना कोई टाइम ज़ाये किए आपकी टेक्स्ट बुक, जो कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड एग्जाम के चैप्टर इवोल्यूशन 24 है, जो कि उस शॉर्ट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने जा रहे हैं और पढ़ने भी जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम ज़ाये किए। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहला जो सवाल आता है वो डिफरेंशिएट का आता है। बच्चों, इस डिफरेंशिएशन में हमारे पास 4 डिफरेंशिएट आए। कितने आए? सबसे पहले स्पेशल क्रिएशन एंड इवोल्यूशन, दूसरा हमारे पास लिमार्किज्म एंड डार्विनिज्म, और तीसरा हमारे पास इन्वेजिनेशन थ्योरी एंड एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, और चौथा हमारे पास आता है बोटलनेक इफेक्ट एंड फाउंडर्स इफेक्ट। इन इन तकरीबन चारों डिफरेंशिएशन को हमें आज पढ़ना है, समझना है, और मैं आपको आज सारे के सारे सवालों का आंसर्स देता हुआ चलूँगा आगे। तो बच्चों, हमारे पास पहला डिफरेंशिएट आता है। देखिए, डिफरेंशिएट को लिखने का तरीका क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी हम डिफरेंशिएट लिखते हैं, तो डिफरेंशिएट लिखने के लिए हमारे पास सबसे पहला काम क्या होता है कि हमें क्या करना है कि डिफरेंशिएट में सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं स्पेशल क्रिएशन एंड इवोल्यूशन के बारे में। तो हमें पेपर के ऊपर हमें एक सेंटर में लाइन लेनी है, और आपको ख्याल ये रखना है कि अगर आपके पास शॉर्ट के अंदर ये आपसे पूछा जाता है, तो आपको तकरीबन 3 डिफरेंशिएट देने हैं। क्या देने हैं? 3 डिफरेंशिएट देने हैं। तो तो आपने 3 पॉइंट्स, तकरीबन आपने 6-6 लफ्ज़ों के 3 डिफरेंशिएट दे देने हैं इधर भी, यानी कि एक हम, जैसे हमारे पास स्पेशल क्रिएशन है, तो हमें इधर लिखना है कि स्पेशल क्रिएशन के लिए, और इस साइड हमें लिखना है इवोल्यूशन के लिए। हमें बोलना है कि स्पेशल क्रिएशन में ये होता है, इवोल्यूशन में ये होता है। स्पेशल क्रिएशन के दूसरे पॉइंट में हमें उसके बिल्कुल हमें स्पेशल क्रिएशन के बारे में बताना है कि भाई जो स्पेशल क्रिएशन को फॉलो करते हैं उनको हम स्पेशल क्रिएशनिस्ट कहते हैं, और जो लोग इवोल्यूशन को फॉलो करते हैं उनको हम इवोल्यूशनिस्ट कहते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, और तकरीबन आपने 3 पॉइंट्स लिखने हैं, और ये बहुत ज़्यादा इनफ होते हैं। तो आपको मैं कहता हूँ कि आपको पूरे मार्क्स दिए जाएँगे। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं बिल्कुल डिफरेंशिएट्स को पढ़ने की तरफ, कि जैसे कि हमारे पास जो पहला डिफरेंशिएट आता है, वो आता है कि स्पेशल क्रिएशन एंड इवोल्यूशन का। स्पेशल क्रिएशन से मुराद बच्चों, ये एक बिलीफ है जिसका मकसद जो कहता है ये है कि स्पीशीज़ वर इंडिविजुअली क्रिएटेड बाय डिवाइन फोर्सेस। डिवाइन फोर्सेस से मुराद के भाई हमारे पास गॉड ने हर एक स्पीशी को एक-एक करके क्या किया है, अलग से क्रिएट किया है। किसी भी स्पीशी का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई भी स्पीशी एक दूसरे से नहीं बनी। और जो लोग इस बिलीफ को मानते हैं उनको हम क्रिएशनिस्ट कहते हैं। यानी कि सिंपल सी बात ये कि हमें खुदा ने बिल्कुल ऐसा ही क्रिएट किया है जैसे हम आज हैं, और बिलियन साल पहले भी हम ऐसे ही थे। हमारा इतना ताल्लुक किसी कछुए से है, ना किसी चिंपैंजी से, किसी से भी नहीं है। चिंपैंजी को खुदा ने अलग तरीके से पैदा किया, और इंसानों को बिल्कुल अलग तरीके से पैदा किया है। तो ये मानना था स्पेशल क्रिएशन के बिलीफ को। अब इसके बरक्स अगर हम देखते हैं इवोल्यूशन को, तो बच्चों, इवोल्यूशन एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके की थॉट है। इवोल्यूशन बच्चों एक प्रोसेस है जिसमें कहा जाता है कि जिसमें स्पीशी चेंज होती है टाइम के साथ-साथ, एक प्रोसेस कहते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। यानी कि इसमें क्या कहा ये जाता है कि एक हमारे पास क्या है, एक जैसे कि एक हमारे पास प्रोकैरियोट है। तो बच्चों, कहा ये जाता है कि प्रोकैरियोट से वक़्त के साथ-साथ, मॉडिफिकेशन के साथ-साथ आज हम ह्यूमन्स आकर खड़े हो गए हैं। क्या आकर खड़े हो गए हैं बच्चों? ह्यूमन्स आकर खड़े हो गए हैं। तो ये कहा जाता है किसकी तरफ से बच्चों? इवोल्यूशन की तरफ से, और जो लोग इवोल्यूशन को मानते हैं उनको हम इवोल्यूशनिस्ट कहते हैं। तो बच्चों, इसी तरीके से अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले डिफरेंशिएशन की तरफ, जो कि हमारे पास आता है लिमार्किज्म का। तो बच्चों, लिमार्किज्म एंड डार्विनिज्म में क्या फ़र्क है? बच्चों, फ़र्क बहुत आसान से कि वो थ्योरीज़ एंड वो कॉन्सेप्ट जो लिमार्क ने दिए उनको हम लिमार्किज्म कहते हैं, और वो थ्योरीज़ जो डार्विन ने दी उन्हें हम डार्विनिज्म कहते हैं। तो बच्चों, जब हम इवोल्यूशन को पढ़ना शुरू करते हैं, तो बच्चों, ये दो जो साइंटिस्ट हैं, सॉरी, जो दो इवोल्यूशनिस्ट भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, इनको पढ़े बिना हम बिल्कुल भी इवोल्यूशन के बारे में हाउ नाउ नहीं जान सकते। तो इसी तरीके से बच्चों, अगर हम देखते हैं हमारे पास लिमार्किज्म के बारे में, तो लिमार्किज्म क्या करता है, सजेस्ट करता है अपने कंपोनेंट्स को, कहता है कि एक्वायर्ड ट्रेट्स कैन बी इनहेरिटेड, यानी कि ऐसे ट्रेट जो एक ऑर्गेनिज्म ने एनवायरनमेंट के साथ डील करके हासिल किए, लेकिन वही ट्रेट बच्चों जो उसने हासिल किए एनवायरनमेंट से डील करके, वो उसके एंसेस्टर्स के पास नहीं थे,
क्यों नहीं थे बच्चों? क्योंकि उनके एंसेस्टर ने वो इन्वायरमेंट देखा ही नहीं। तो इस वजह से बच्चों वो क्या करता है, वो ऑर्गेनिज्म वो उन अक्वायर्ड ट्रेड्स को, क्योंकि वो उनके पास हासिल हुए, उन्होंने हासिल किए, तो उनको हम अक्वायर्ड ट्रेड्स कह रहे हैं। तो बच्चों उनको क्या करता है, इनहेरिट करता है किसके अंदर, अपने ऑफ स्प्रिंग के अंदर। बच्चों किसके अंदर, ऑफ स्प्रिंग के अंदर, यानी कि अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफर करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब डिमार्किज्म भी समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से बच्चों डार्विन क्या कहता है, डार्विन की जो थ्योरी है वो बेस करती है नेचुरल सिलेक्शन के अंदर। और नेचर सिलेक्शन के अंदर हमारे पास दो प्रोसेस आते हैं, जिसमें कहा यह जाता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म होता है जो कंपटीशन करे, फूड हासिल करे और शेल्टर हासिल करने के बाद रिप्रोडक्शन करने में कामयाब हो जाए, तो बच्चों वो एक सबसे फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है। और जो सबसे ज़्यादा फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है उसको क्या करती है, नेचर सेलेक्ट कर लेती है फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। इसके लिए बच्चों, फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो ये बच्चों ये पूरी पूरी बात आपको क्या हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। तो बच्चों हमने दोनों क्या पढ़ लिए हैं, अब हमारे डिफरेंशिएट कंप्लीट कर लिए। तो बच्चों तीसरा डिफरेंशिएट हमारे पास सवाल में आता है, वो बोलता है कि इन्वेजिनेशन थ्योरी क्या है और एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या है। तो बच्चों अगर आपने सेपरेटली समझना है डिटेल में कि इन्वेजिनेशन थ्योरी क्या है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या है, तो आप मेरे इस चैनल के अंदर प्लेलिस्ट है इवोल्यूशन की सेपरेटली, तो उसमें मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, तो आप जाके उसको सेपरेटली पढ़ सकते हैं। लेकिन इधर हम जस्ट इंट्रोडक्टरी बात समझेंगे कि भाई हमारे पास एक सेल था, सेल के पास हमारे पास क्या थी बच्चों, एक सेल मेम्ब्रेन थी। क्या थी, सेल मेम्ब्रेन थी। तो कहा यह जाता है कि जो सेल मेम्ब्रेन थी ना बच्चों, ये क्या हुई, ये इन्वेजिनेट हो गई। कैसे इन्वेजिनेट हो गई बच्चों, ये जैसे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, डीएनए पड़ा हुआ है। तो ये जब इन्वेजिनेट हुई, इन्वेजिनेट से मुराद कि इनसाइड फोल्डिंग हो गई ऐसे। जब इसकी इनसाइड फोल्डिंग हुई तो बच्चों ये इनसाइड फोल्डिंग रिस्पॉन्सिबल हुई किस चीज़ के, आपकी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल बनाने के अंदर। यानी कि मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस हमें क्या मिला बच्चों, इस तरीके से हमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस हासिल हो गया। यानी कि इनडायरेक्टली कहा यह जाता है कि इन्वेजिनेशन थ्योरी रिस्पॉन्सिबल बताती ये है कि यूकैरियोट प्रोकैरियोट से यूकैरियोट कैसे आए, यानी कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट कैसे आए, ये हमें कौन बताती है बच्चों, इन्वेजिनेशन थ्योरी बताती है। बच्चों यही जो इवोल्यूशन था प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स का आना, ये एक और थ्योरी बताती है, और उस थ्योरी का नाम बच्चा हमारे पास होता है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो बच्चों एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ये कहती है कि ये जो सेल हम आज हमारे पास है, ये पहले क्या थे बच्चों, इनके पास पहले ये बिल्कुल नॉर्मल सेल थे। तो बच्चों हुआ क्या कि हमारे पास जो पहले बैक्टीरिया थे, कुछ इस शेप के बैक्टीरिया, ये क्या हुआ बच्चों, इन्होंने इनको इनगल्फ किया इन वाले सेल्स ने। सही, जो नॉर्मल सेल्स थे इन्होंने इनको इनगल्फ किया। तो बच्चों हुआ ये कि इन सेल्स ने किया ये कि ये इनके साथ अंदर जाके बैठ गए, लेकिन इन सेल ने इनको डाइजेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया। जब डाइजेस्ट नहीं किया तो इन दोनों ने क्या कर ली, ताल्लुकात बना ली, यानी कि फ्रेंडशिप कर ली। जब इनकी फ्रेंडशिप हो गई तो इसी तरीके से एक और ऑर्गेनल, एक और बैक्टीरिया इनके साथ गया, वो उसने जाके क्या कर लिए, इसी तरीके से दोस्ताना ताल्लुकात बना दिए। तो इस नतीजे में क्या हुआ बच्चों, आज हमें वो सेल मिल गए हैं जिनके पास प्रॉपर क्या है, न्यूक्लियस है। इसी तरीके से उनके पास प्रॉपर क्या है, गोल्जी अपरेटस है जो कि ऐसे चल रहा है। इसी तरीके से उनके पास बच्चों प्रॉपर क्या है, मिटोकॉन्ड्रिया है। तो बच्चों यानी कि ये एग्जाम्पल जो आती है वो आती है हमारे पास किसकी, यूकैरियोटिक सेल की। किसकी आती है, यूकैरियोटिक सेल की। तो बच्चों अगर आप मेरा वो लेक्चर भी ना देखें और मेरे शॉर्ट क्वेश्चंस की डिस्कशन को भी देख लें, तो मैं कहता हूँ कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये मेरे लिए गलत बात है, मैं चाहता हूँ कि आप वो भी पढ़ें जाके, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल बात पढ़ी है। और अगर आप डिटेल नहीं पढ़ेंगे तो अगर आप एमडीकेट के एग्जाम्स में एमडीकेट का एक भी एमसीक्यूज करने के काबिल नहीं होंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जाके उन लेक्चर्स को लाजमी देखें। अब आप ये दोनों पढ़ते हैं तो अब आपको पूरी बात मेरी समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने अब आपको विजुअल्स की फॉर्म में ये बातें क्लियर करी हैं। तब हम आपका पढ़ने जा रहे हैं कौन सा डिफरेंशिएट पढ़ने जा रहे हैं, बोटलनेक इफेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं और फाउंडर इफेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों बोटलनेक इफेक्ट्स कहते हैं, यानी कि अगर कोई पॉपुलेशन क्या हो जाए बच्चों, खतरनाक तरीके से कम हो जाए और लीडिंग करती है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या हो जाती है, बिल्कुल लूज हो जाती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी से मुराद हमारे पास आती है कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक ट्रेट है लंबी हाइट का, नहीं कि मैं हूँ एक लॉन्ग हाइट है मेरी। तो बच्चों लॉन्ग हाइट एक मेरा ट्रेट है जेनेटिक लेवल के ऊपर। अब मेरे होता क्या बच्चों, किसी ना किसी तरीके से नेचुरल डिजास्टर के तहत हमारे पास जितने भी लॉन्ग हाइट वाले लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, तबाह क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ही मर जाते हैं। जब वो मरेंगे हमारी पॉपुलेशन में, तो हमारे पास बच्चों लॉन्ग हाइट वाले जितने भी जेनेटिक ट्रेड होंगे वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, लॉन्ग हाइट की जो ट्रेड होगी वो डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, यानी कि अब हमारे पास बिल्कुल छोटे कद वाले लोग ही रहेंगे हमारी पॉपुलेशन में। बच्चों इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, बोटलनेक इफेक्ट कहते हैं। इसके बरक्स अगर हम देखते हैं फाउंडर्स इफेक्ट, तो फाउंडर्स इफेक्ट आपको नाम से जाहिर होता है कि न्यू पॉपुलेशन का बनना एक स्मॉल बाय द स्मॉल ग्रुप, यानी कि एक छोटा ग्रुप क्या करे, एक न्यू पॉपुलेशन को कायम कर ले। लेकिन होता क्या, उनके पास लिमिटेड क्या होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। वो इसकी होती है कि बच्चों वो एक स्मॉल ग्रुप है, वो अपने ग्रुप के अंदर किसी दूसरे बंदे को आने भी नहीं दे रहा। जब कोई दूसरा बंदा आ ही नहीं रहा तो बच्चों उसकी ट्रेड भी नहीं आ रही, उसकी ट्रेड नहीं आ रही, तो इस वजह से उनके पास क्या है बच्चों, एक लिमिटेड जेनेटिक डाइवर्सिटी है। तो इसी वजह से बच्चों अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें से कहता है कि हाउ होमोलोगस ऑर्गन्स सपोर्ट द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को किस तरीके से आपके होमोलोगस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और बच्चों अगर हम होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में समझें कि उनका क्या ताल्लुक है इवोल्यूशन के अंदर, कैसे सपोर्ट करते हैं इवोल्यूशन के प्रोसेस को, तो बच्चों कुछ ऐसे करता है कि होमोलोगस ऑर्गन्स जो होते हैं वो
वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, वो हमें बताते ये हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ योर एनाटमी इज सिमिलर। बच्चों जो सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे बहुत सारे सेम है, जो बताते ये है कि हमारे ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है इनकी क्या है, कॉमन एंसेस्ट्री है, यानी कि ये एक ही इनके कॉमन एंसेस्टर्स है। जो कि क्या होते हैं कॉमन एंसेस्टर से मुराद क्या हो गया, यानी कि सिमिलर स्ट्रक्चर इन डिफरेंट स्पीशी, यानी कि डिफरेंट स्पीशी लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर है, जो कि हमें क्या सबूत देती है, कॉमन एंसेस्ट्री का सबूत देती है। और दूसरे अल्फाजों में वो हमें सजेस्ट ही करती है कि डाइवर्जेंस हुई, डाइवर्जेंस से मुराद ये दोनों के दोनों ग्रुप बढ़ गए थे किसी न किसी वजूहत के बिना, इन्वायरमेंटल वजूहत के बिना या खाने की वजह से, यानी कि रेस की वजह से ये क्या होगा, बढ़ गए फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, यानी कि कॉमन एंसेस्टर से क्या हो गया बच्चों, डाइवर्ज होगा, जिसकी वजह से क्या हो गया बच्चों, इनके जो सिमिलर स्ट्रक्चर थे, और जो सिमिलर स्ट्रक्चर थे लेकिन वो हो गए क्या बच्चों, डाइवर्ज हो गए, डाइवर्ज होने की वजह से क्या हो गया बच्चों, उनके फंक्शंस डिफरेंट हो गए। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ वेल है हमारे पास बच्चों, वेल के फिदर्स काम करते हैं तैरने में, ह्यूमन के हैंड्स बच्चों तो किस में काम में करते हैं, ग्रैब करने में, कुछ चीज़ पकड़ने में। इसी तरीके से बच्चों अगर हम देखते ये हैं कि हमारे पास अगर हम देखते हैं केट है, तो केट के जो फोर लिम्स होते हैं बच्चों किसके काम में आते हैं, उसके वॉक करने में काम में आते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों हुआ क्या, द वेरिएशन है, वेरिएशन कौन सी वेरिएशन है बच्चों, वेरिएशन, द वेरिएशन इन दिस स्ट्रक्चर अमंग द स्पीशी अलाइन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। इसी तरीके से बच्चों एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास एवोल्यूशन के इसी के अंदर, वो आता है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का अराइज होना अपने एंसेस्टर से किसके साथ, मॉडिफिकेशन के साथ। तो बच्चों ये होमोलोगस ऑर्गेनिज्म हमें ये भी एविडेंस प्रोवाइड करता है कि अलाइन करता है कौन से कॉन्सेप्ट से, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन के साथ, और साथ साथ सपोर्ट करता है सपोर्टिंग द आइडिया ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस ओवर द टाइम, जो कि एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। और ये कायम करता है आपस के अंदर क्या बच्चों, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी कायम करता है। तो बच्चों ये बात हमने समझी हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। इसी तरीके से हम जल्दी जल्दी सारे के सारे क्वेश्चंस को भी कवर करते हैं। काफ़ी क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर के अंदर, मैं चाहता हूँ कि हम सारे के सारे क्वेश्चन को कम टाइम के अंदर समझ लें, जो कि हमें इनडायरेक्टली हमारे बोर्ड के अंदर फ़ायदा करेंगे। इसी तरीके से बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन 3 आता है वो हमारे से पूछता ये है कि व्हाट इज़ एनालॉगस क्रोमो ऑर्गन्स एंड गिव द एग्जांपल। बच्चों एनालॉगस ऑर्गन्स आर स्ट्रक्चर इन डिफरेंट स्पीशीज दैट हैव सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट इवोल्यूशनरी origin। एग्जांपल द विंग्स ऑफ birds एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स। बच्चों दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स की जो एनाटमी है वो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन क्या है, उन दोनों का उड़ना है। क्यों हुआ बच्चों ऐसा, क्यों, दे इवॉल्व इंडिपेंडेंटली टू परफॉर्म द सेम और सिमिलर फंक्शन। देखें दोनों को दोनों यानी चमगादड़ और परिंदे, बर्ड जो हमारे पास है, उन दोनों को डील करना था एक ही किससे, प्रॉब्लम से। और वो प्रॉब्लम क्या थी, उड़ना। तो उनको उड़ना सीखना था, तो उन्होंने उड़ने के लिए फीदर्स बनाए, लेकिन दोनों की क्या है, स्ट्रक्चर की जो एनाटमी है फीदर्स की वो डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन दोनों सेम करते हैं। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, और उनकी एग्जांपल्स भी हमने देख ली। इसी तरीके से बच्चों हम समझते हैं एक शख्स का नाम था, कहते ये इसी सवाल हमारे से क्या करता है, हाउ अल्फ्रेड वेलेस वेलेस कंट्रीब्यूट इन द चार्ल्स डार्विन रिगार्डिंग द नेचुरल सिलेक्शन। आपको पता है कि चार्ल्स डार्विन ने एक थ्योरी दी थी, इतनी तहकीक करने के बाद 20-30 साल तहकीक करने के बाद उन्होंने एक पूरा का पूरा रिसर्च पेपर लिखा था, लेकिन उन्होंने उसे सही वजह से पब्लिश नहीं किया था। पब्लिश इसलिए नहीं किया था बच्चों क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब भी हम ये बात करते हैं, तो आपको पता है कि एक मज़हबी तबका बहुत बड़ा ताकतवर होता है, तो वो उस वक़्त डरते थे कि मैं जब ये करूँगा तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रेज़िस्टेंस आएगी, क्योंकि यही पहले शख्स थे जिन्होंने इस चीज़ को देखा था दुनिया के अंदर। तो अब हुआ क्या, इन्होंने वेट किया, तो उस वेट के दौरान एक शख्स थे जिसका नाम था बच्चों अल्फ्रेड वेलिस। उन्होंने भी सेम इन्फॉर्मेशन और सेम जो वह काम था जो कि डार्विन ने किया था, वो खोज लिया था, और खोजने के बाद उसका पूरा का पूरा जो काम था वो उन्होंने किसको सेंड किया था बच्चों, डार्विन को सेंड किया, ताकि वो क्या करे बच्चों, डार्विन से उस चीज़ का फीडबैक ले। अब उन्होंने क्यों क्यों बच्चों अल्फ्रेड वेलिस ने काम किया, क्योंकि बच्चों डार्विन उस वक्त में मशहूर थे, और डार्विन ये बात करते रहते थे, और एक प्रोमिनेंट इवोल्यूशनिस्ट थे। तो इस वजह से अल्फ्रेड वेलिस ने ये अपनी जो भी फाइंडिंग्स थी वो सेंड की किसको, डार्विन को, ताकि वो क्या लें बच्चों, फीडबैक लें। और हुआ क्या बच्चों, ये जब उन्होंने कब भेजा था बच्चों, इन 1858 के अंदर वेल्स सेंड द लेटर टू डार्विन टू आउटलाइनिंग हिज फाइंडिंग्स एंड आइडियाज अबाउट द नेचुरल सिलेक्शन। यानी कि अल्फ्रेड वेलिस ने भी नेचुरल सिलेक्शन की बात को देख लिया था, और उन्होंने भी लिखना चाहते थे। तो बच्चों फिर क्या हो गया, तो इस वजह से डार्विन को भी क्या बचा बच्चों, कॉन्फिडेंस मिला, और उस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने इसकी अहमियत को जान के क्या किया बच्चों, रिकॉग्नाइजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ वेलिस वर्क एंड फियरिंग दैट हिज ओन आइडियाज माइट बी प्रिम्प्टेड। उन्होंने उसके साथ मिला के क्या किया, इन दोनों ने अलॉन्ग विथ वेलिस प्रेजेंट की दियर थ्योरीज, यानी कि वेलिस, अल्फ्रेड वेलिस और डार्विन ने दोनों के साथ मिलकर क्या किया बच्चों, थ्योरी बनाई, और क्या कर दिया, जॉइंटली एक पेपर पब्लिश किया इन 1858 के अंदर, एंड दिस प्रॉम्प्टेड द पब्लिकेशंस ऑफ डार्विन सेमिनल वर्क ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीशी इन 1859। उन्होंने ये काम कब किया बच्चों, 1859 के अंदर एक पेपर के साथ। उस पेपर का नाम क्या था बच्चों, ऑरिजिन ऑफ स्पीशी। इस तरीके से बच्चों अल्फ्रेड वेलेस ने कॉन्ट्रीब्यूट किया चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के ऊपर, जो उन्होंने पब्लिश की नेचुरल सिलेक्शन की नाम से, नेचुरल सिलेक्शन जो उन्होंने दी थी, कौन से पेपर में बच्चों, ऑरिजिन ऑफ स्पीशी, यानी कि किसी स्पीशी की क्या होना, इर्तिका होना।
अगर हम इस वर्ड को भी समझे तो ये स्टेटमेंट भी बच्चों बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है मज़हबी तबके के लिहाज से देखा जाए तो। तो बच्चों हुआ क्या, तो वेलेस इंडिपेंडेंटली फॉर्मुलेशन द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बच्चों वेलेस ने भी क्या किया था, इंडिपेंडेंटली थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बनाई थी, व्हिच प्रोवाइड द क्रूशियल सपोर्ट फॉर द डार्विन आइडियाज एंड प्लेड द इंपॉर्टेंट की रोल इन द एस्टैब्लिशिंग द नेचुरल सिलेक्शन एज अ फाउंडेशन कॉन्सेप्ट इन द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो इस तरीके से बिल्कुल फाउंडेशन रखी साथ मिलकर इन दोनों ने। दिस कोलैबोरेशन बिटवीन डार्विन एंड वेलेस हाईलाइट्स द डुअल कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द इवोल्यूशनरी थ्योरी। यानी कि अब हमें समझ में ये आता है कि जो नेचुरल सिलेक्शन की जो क्रेडिट जाता है इन दोनों इवोल्यूशनिस्ट को जाता है, अकेले डार्विन को नहीं जाता। लेकिन बात शर्त ये है कि डार्विन ज़्यादा मशहूर है। इसी तरीके से बच्चों अब हम जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ने। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है? वो हमें कहता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। बच्चों ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप ये सवाल समझें और ये सवाल समझ लेते हैं तो आपने जो डार्विन की थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन का पहले आधा 50% आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन से मुराद बच्चों जो कि रेफर करती है, रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच स्पीशीज इवॉल्व ओवर टाइम थ्रू द पासिंग ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग विथ स्लाइटली मॉडिफिकेशन। यानी कि ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि स्पीशी इवॉल्व होती है टाइम के साथ साथ, और जो टाइम के साथ साथ इवॉल्व होती है और इवॉल्विंग करेक्टर्स को क्या करती है, पास करती है अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर विथ स्लाइटली मॉडिफिकेशन। दिस आइडिया डेट दिस आइडिया इज डेट एज ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, ये जो आइडिया कुछ ऐसे है कि जैसी कोई आइडिया जैसी कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, देयर इज अ स्लाइटली वेरिएशन और मॉडिफिकेशन दियर ट्रेड्स। तो उसके उस ऑर्गेनिज्म के जो वेरिएशन होती है कुछ या कुछ मॉडिफिकेशन होती है उसके करेक्टर के अंदर, एंड दिस वेरिएशन कैन बी इनहेरिटेड बाय सब्सिक्वेंट जनरेशन लीडिंग टू ग्रेजुअल चेंज इन द करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन ओवर मेनी जनरेशन, एंड दिस accumulation to this मॉडिफिकेशन ओवर लॉन्ग पीरियड्स कैन रिजल्ट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशी। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आती है बच्चों, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन के साथ हमारे पास क्या आती है, डेवलप होती है एक न्यू स्पीशी। एंड डिसेंट विद मॉडिफिकेशन रिफ्लेक्ट्स द अंडरस्टैंडिंग दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कनेक्टेड थ्रू द कॉमन एंसेस्टर। और ये एक और चीज़ कायम करती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे कनेक्ट है बच्चों, कॉमन एंसेस्टर से कनेक्ट है, एंड हैव अंडर गो टू द चेंज ओवर द टाइम, और जो कि वक्त के साथ साथ एक चेंज के अंदर चलते रहे, जिसके नतीजे में क्या हो गया बच्चों, लीडिंग किया उन्होंने किसको, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑब्जर्व ऑन द टुडे, और जिसके नतीजे में आज हमें इतनी सारी डाइवर्सिटी मिलती है लाइफ के अंदर। तो ये पूरी की पूरी बात थी जिसका मकसद हमें समझ में आता है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन को पढ़ने से। तो इसी तरीके से बच्चों अब इधर हमारे से पूछता ये है कि हाउ न्यू डार्विनिज्म डाइफर फ्रॉम डार्विनिज्म, यानी कि न्यू डार्विनिज्म किस तरीके से क्या है बच्चों, डायफर है किससे, डार्विनिज्म से। बच्चों ये इसका पूरा पूरा आंसर आपको इस पैसेज में मिल जाएगा, लेकिन फर्दर जिन स्टूडेंट्स को समझना है कि और डिटेल में कि किस तरीके से है, तो मैंने फर्दर भी लिखा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किन किन बेसिस के ऊपर न्यू डार्विनिज्म डिफरेंट है डार्विनिज्म से। देखिए बच्चों अगर हम समझते हैं न्यू डार्विनिज्म के बारे में, न्यू डार्विनिज्म बिल्ड्स अपॉन द डार्विन्स ओरिजिनल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। बच्चों जो न्यू डार्विनिज्म है वो बना है डार्विन की ओरिजिनल थ्योरी की वजह से। कैसे बना, उसके अंदर हमने क्या मिला दिया बच्चों, मॉडर्न जेनेटिक्स मिला दी है। देखिए बच्चों जब डार्विन ने अपना काम पेश किया था उस वक्त जेनेटिक्स के ऊपर कोई काम नहीं करता था। फिर जब ये काम पब्लिश हुआ उसके बाद कौन आए बच्चों, सर जॉन मैंडल आए। जब सर जॉन मैंडल आए तो उन्होंने बच्चों क्या किया, जेनेटिक्स के ऊपर काम किया, उनके पे कुछ जर्नल्स मिले। जब उनके जर्नल्स मिले तो बच्चों वहाँ से आगाज़ हुआ आपकी फील्ड ऑफ जेनेटिक्स का, और जब आगाज़ हुआ तो बच्चों फिर उस फील्ड के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने काम किया, और फिर डार्विनिज्म की जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थी उन्होंने उसके अंदर क्या मिला दी, मॉडर्न जेनेटिक्स मिला दी। जब मॉडर्न जेनेटिक्स मिला दी, थ्योरी बिल्कुल वैसी थी लेकिन जेनेटिक्स मिला दी, तो क्या हो गया बच्चों, जितनी बातें डार्विन की तो बिल्कुल अलग हुई। डार्विन की बात सही थी कि इस तरीके से चीज़ हो रही है, लेकिन उसमें एग्जैक्ट जो प्रोसेस था नेचर का प्रोसेस शामिल नहीं था। एक्चुअली शामिल किस चीज़ का था बच्चों, मॉडर्न जेनेटिक्स का था। तो बच्चों while Darwinism primarily focused on the natural selection as driving force of evolution। बच्चों डार्विन ने बिल्कुल ही सारा का सारा जो काम था वो अपना डाल दिया किसके ऊपर, नेचर के ऊपर, कि जो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से पूरा पूरा क्या हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है इवोल्यूशन का। लेकिन न्यू न्यू डार्विनिज्म जब इंट्रोड्यूस हुई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि न्यू डार्विनिज्म इंट्रोड्यूसेस द जेनेटिक मैकेनिज्म टू एक्सप्लेन हाउ वेरिएशन अराइज एंड इज इनहेरिटेड। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये वेरिएशन आ रही हैं और ये किस तरीके से ट्रांसफर हो रही हैं। तो बच्चों हियर इज अ डिफरेंस बिटवीन न्यू डार्विनिज्म एंड डार्विनिज्म। अगर आप चाहते हैं कि और डिटेल में बताया जाए कि जेनेटिक की कौन कौन सी बेसिस, बच्चों सबसे पहले जो आती है हमारे पास जेनेटिक बेसिस। डार्विनिज्म में तो क्या था बच्चों, ले थी नॉलेज ऑफ जेनेटिक्स एंड हिज थ्योरी एम्फसाइज्ड ऑन नेचुरल सिलेक्शन एक्टिंग ऑन द वेरिएशन। वो कहते ये थे कि जो वेरिएशन ऑर्गेनिजम्स में आ रही है वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से आ रही है पॉपुलेशन के अंदर, बट द सोर्स ऑफ दिस वेरिएशन वाज वेल नॉट वेल अंडरस्टूड। यानी कि जो सोर्स था वेरिएशन का बिल्कुल वेल तरीके से समझा नहीं पाया वो। इस तरीके से क्या हो बच्चों, चाहे न्यू डार्विनिज्म आई जिसने क्या किया, इंटीग्रेट किया मेंडेलियन जेनेटिक्स को और एक्सप्लेन किया कि जेनेटिक म्यूटेशन प्रोवाइड करती है रॉ मटेरियल ऑफ
वेरिएशन यानी कि जेनेटिक म्यूटेशन आती है किसी भी डीएनए सीक्वेंस के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म के, तो जिसके नतीजे में क्या आती है बच्चों, उस ऑर्गेनिज्म की जो ऑफ स्प्रिंग होती है उसमें वेरिएशन आती है। इसी तरीके से बच्चों इनहेरिटेंस अगर आप पढ़ते हो तो इनहेरिटेंस में क्या हुई है, डार्विन प्रपोज द इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड ट्रेट्स, अ कॉन्सेप्ट ऑफ नाउ कंसीडर एज आउटडेटेड। जो कॉन्सेप्ट डार्विन ने दिया था इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये आज के दौर में बिल्कुल ही आउटडेट हो चुका है। इसके बरक्स क्या हो गया बच्चों, न्यू डार्विनिज्म है, उसने एम्फेसाइज किया द इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन थ्रू जीन्स। जो इनहेरिटेंस होती है यानी कि जेनेटिक वेरिएशन जो ट्रांसफर होती है बच्चों, जीन्स की सूरत में ट्रांसफर होती है, एंड म्यूटेशन इन द डीएनए आर पास्ट वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और जो म्यूटेशन होती है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं। तो ये बात भी अब आपकी क्लियर हो गई। इसी तरीके से मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस हुआ भाई। जो डार्विनिज्म थी तो उसमें क्या था, लेक था एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, लेकिन डार्विनिज्म में थी ये बात। इसके बरक्स अगर हम देखते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स देखते हैं तो बच्चों डार्विनिज्म डिड नॉट इंक्लूड मैथमेटिकल मॉडल्स। बच्चों डार्विनिज्म ने कोई मैथमेटिकल मॉडल नहीं दिया था, लेकिन न्यू डार्विनिज्म में यूटिलाइज किया पॉपुलेशन ऑफ जेनेटिक्स टू क्वांटिफाई द चेंजेस इन द जीन्स। तो इसमें प्रॉपर तरीके से हमें बताया ये गया है कि किस तरीके से ये जीन कितनी क्वांटिफाई की गई कि कितनी जीन्स क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, और कितनी जीन्स यूटिलाइज हो रही है पॉपुलेशन के अंदर। ये पूरी पूरी बात किसने बताया गया बच्चों, न्यू डार्विनिज्म में बताई गई। तो इस तरीके से बच्चों इधर हमने हमारा हमारा जो क्वेश्चन 6 था उसको भी कंप्लीट किया बहुत अच्छे तरीके से। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हमारा हाउ द सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन डाइफर्स फ्रॉम पैरा पैट्रिक स्पीसिएशन। बच्चों थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। अगर हम देखना चाहें कि पैरापैट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, पैरापैट्रिक स्पेसिएशन क्या होती है, तो बच्चों इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे है कि स्पेसिएशन अकर व्हेन पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज इवॉल्व इनटू डिस्टिंक्ट स्पीशी। यानी कि जो पॉपुलेशन होती है एक ही, जैसे मैं बोलते हैं ये एक पॉपुलेशन है, ये जो बच्चों ये इवॉल्व हो जाए किसके अंदर, ये बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन के अंदर क्या हो जाए, इवॉल्व हो जाए आहिस्ता आहिस्ता। यानी कि मैं बोलूँ ये एक अलग पॉपुलेशन के अंदर क्या हो गई, ये मैंने इसको रेट कर दिया, क्या हो गई, ये इवॉल्व हो गई विदाउट एनी फिजिकल बैरियर। यानी कि इनमें कोई बैरियर नहीं था, ये क्या हो गई, ये साथ मिलते जुलते ही इवॉल्व हो गई। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन कहते हैं। जी देख रहे हैं किस तरीके से बिल्कुल न्यू स्पीशी आ गई। स्पीसिएशन का मतलब ही न्यू स्पीशी आना है। लेकिन सिम्पैट्रिक का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर कोई फिजिकल बैरियर नहीं होता, ये साथ नहीं होती, लेकिन इनमें क्या आ जाता है बच्चों, डिस्टिंक्ट पॉपुलर स्पीशीज बन जाती है विदाउट एनी फिजिकल बैरियर। की फैक्टर क्या था बच्चों, इसमें की फैक्टर होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑफ एन रिजल्ट ऑफ फैक्टर लाइक अ निच डिफ्रेंसिएशन। यानी कि रिप्रोडक्टिव यानी कि इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है ये आइसोलेट होते हैं, जिसकी वजह से में क्या होता है बच्चों, इनकी जो निच होती है यानी कि पर्टिकुलर ये हो गई हमारी, बस भाई ये क्या मैं बोलता हूँ कि अफ्रीका है, अफ्रीका को हम बोलते हैं बच्चों ये एक नीच है। इस तरीके से हम बोलते हैं यूरोप है बच्चों, यूरोपियन पीपल्स आर द डिफरेंट नीच। इसी तरीके से हम एशियंस है तो एशियंस आर द डिफरेंट नीच। इसी तरीके से इधर भी किसी नीच की बात की जा रही है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों पैरापैट्रिक क्या होता है। बच्चों पैरापैट्रिक होता है स्पीसिएशन यानी कि नए पॉपुलेशन का आना अकर व्हेन एडजेसेंट पॉपुलेशन इवॉल्व। यानी कि एक नई क्या हो रही है, जैसे कि मैं कहता हूँ ये भाई मेरी बिल्कुल क्या है, ये एक न्यू पॉपुलेशन आएगी और मेरे बराबर में बच्चों क्या है एक और एक अलग है पॉपुलेशन, जिसको मैं कह रहा क्या हूँ, एडजेसेंट पॉपुलेशन कह रहा हूँ। इवॉल्व ये वाली जो पॉपुलेशन बच्चों क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है इनटू डिस्टिंक्ट स्पीशीज विद अ लिमिटेड हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि एक लिमिटेड हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, यानी कि इनके दरमियान में क्या हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन हो रही है लिमिट तरीके से। तो इन दोनों की इनमें दोनों इन दोनों नेबर जो एडजस्टेंट पॉपुलेशन ने इन दोनों के अंदर क्या हो रही है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, और इसी के नतीजे में क्या होगा बच्चों, एक और स्पीशीज निकलेगी और स्पीशीज को हम बोलते हैं पैरापैट्रिक स्पीशीज। तो एक और क्या हो गई है, स्पीशी निकल गई है। तो इसको मैं क्या बना देता हूँ, दोनों कलर से जोड़ देता हूँ, रेड भी लगा देता हूँ ग्रीन भी लगा देता हूँ। क्योंकि बच्चों इन दोनों में दोनों पॉपुलेशन के नेबर्स और नेबरिंग पॉपुलेशन के दरमियान क्या हुई है, डिस्टिंक्ट क्या हुई है, रिप्रोडक्शन हुई होगी, जिसके नतीजे में हमें एक और क्या मिल गई, पॉपुलेशन मिल गई है। तो इसी तरीके से बच्चा अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी अगली पॉपुलेशन, जिसको हम कहते क्या है। अब हम इसका डिफरेंस पढ़ते हैं। डिफरेंस क्या कहता है बच्चों, डिफरेंस में होता है ये सिम्पैट्रिक का डिफरेंस क्या होता है, नो फिजिकल सेपरेशन, इनमें कोई फिजिकल सेपरेशन नहीं होती, ऑफन इवॉल्व नॉन ज्योग्राफिक फैक्टर्स, यानी कि वो होते हैं विदाउट एनी नॉन ज्योग्राफिक फैक्टर्स कॉजिंग रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इनमें कोई ज्योग्राफिक फैक्टर नहीं होता, मिसाल के तौर पर इनके दरमियान में कोई नदी नहीं होती, कोई पहाड़ नहीं होते, इस तरीके से कोई फैक्टर नहीं होते, ये खुद ही क्या होते हैं बच्चों, ये स्पीशीज़ बन जाती हैं इस तरीके से। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं पैरापैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों, ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी होती है विद लिमिटेड ओवरलैप्स। जो लिमिटेड ओवरलैप्स होते हैं स्पीशीज इन्फ्लुएंस बाय इन्वायरमेंटल ग्रेडिएंट, और इनका सारा का सारा जो स्पीशीज़ बनती है बच्चों किस पे डिपेंड करती है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती हैं। इसी तरीके से बच्चों अब हम पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। वो कहता है कि जस्टिफाई लिमार्क एज एन अर्ली प्रोपोनेंट ऑफ इवोल्यूशन। यानी कि बोल रहा है ये कि भाई जस्टिफाई करो कि लिमार्क एक पहला बंदा था जिसने इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। ऑफ कोर्स इसको हम जस्टिफाई को जैसे कर सकते हैं कि जैन पेपर्स लिमार्क कंसिडर एज एन अर्ली प्रोपोनेंट ऑफ इवोल्यूशन ड्यू टू हिज हिस्ट्री ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर। जो इनकी जो थ्योरी थी इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर, इसकी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, अर्ली प्रोपोनेंट ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं। अब इन्होंने क्या कहा, ही प्रपोज दैट ऑर्गेनिज्म कुड चेंज ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम इन रिस्पॉन्स टू देयर एनवायरनमेंट। ये बात है बिल्कुल सही थी। एंड दिस एक्वायर्ड कैरेक्टर कुड बी पास्ड ऑन देयर ऑफ स्प्रिंग वाहिल हिज स्पेसिफिक
व्हाइल हिज स्पेसिफिक मैकेनिज्म वाज लेटर डिस्प्रूवन, हालांकि इनका जो ये जो बात थी लेटर डिस्प्रूवन हो गई थी, लेकिन लिमार्क लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पीशीज चेंज ओवर द टाइम। लेकिन लिमार्क ही वो पहले बंदे थे जिन्होंने ये कहा था कि स्पीशीज चेंज होती हैं वक्त के साथ साथ, सेटिंग द स्टेज फॉर द लेटर रिवोल्यूशनरी थ्योरीज, और जिन्होंने ही एक मैदान कायम किया था आने वाली बात की थ्योरी के लिए, यानी कि यही पहले बंदे थे जिन्होंने बताया ये थॉट्स दी कि भाई कोई और भी इसके ऊपर काम करना शुरू करे। तो ये जस्टिफिकेशन हो गई हमारी किसकी, लिमार्किज्म के ऊपर। इसी तरीके से बच्चों अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। बच्चों जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ रैंडम फ्लक्चुएशन ऑफ अलील frequency in a population over generation. It occurs by the chance is more pronounced in small population। बोलता है कि ये अकर होती है खुद ही हो जाती है, कोई चांस की ऐसी हो जाती है रैंडमली, या ज़्यादातर होती है स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर। जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन लीड टू लॉस और फिक्सेशन ऑफ अलील्स। जेनेटिक भी बच्चों लीड करती है किसी भी अलील का लॉस होना या किसी भी अलील को फिक्स कर देना। मिसाल के मैं कहता हूँ कि हमारे खानदान में बहुत सारे लोग होते हैं जिनके ऊपर एक स्पेसिफिक डिजीज़ क्या रहती है, मंडलाती रहती है। क्यों बच्चों, क्योंकि उनके पास एक स्पेसिफिक डिजीज़ की क्या है, एक अलील है, और ये अलील क्या बच्चों फिक्स हो चुकी है। क्या हो चुकी है, फिक्स हो गई है। अब इससे क्या हो रहा है बच्चों, ये लॉस कायम कर रही है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये अलील क्या हो जाए, मेरे इस पूरी की पूरी ड्रिफ्ट हो जाए, ड्रिफ्ट से मतलब निकल जाए। तो ड्रिफ्ट यही प्रोसेस होता है कि कोई अलील फ्रीक्वेंसी है, यानी कि ये जो अलील है ये कितनी स्पीड से ट्रांसफ़र हो रही है मेरे खानदान के अंदर, इस पूरी की पूरी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। बोलता है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन लीड टू द लॉस और फिक्सेशन ऑफ अलील इम्पैक्टेड द जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन द पॉपुलेशन। तो बच्चों ये पूरी पूरी क्या करेगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी के ऊपर इफेक्ट करेगी ये पॉपुलेशन के अंदर। अब हम आते हैं बच्चों हमारे आखिरी सवाल के ऊपर जो कि क्वेश्चन 10 है, और हमें सुकून मिलेगा ये पढ़ने के बाद, मुझे तो काफ़ी मिलेगा क्योंकि मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ आप सब लोगों के लिए। तो मैं चाहता ही हूँ कि यार आप मेरे लिए काम करें छोटा सा, कि ये आप इसको शेयर करें ताकि मेरी मेहनत वसूल हो जाए आपके शेयर से। अब कहते हैं कि लिस्ट आउट द फैक्टर्स इफेक्टिंग द अलील फ्रीक्वेंसी। आपको पता है अलील फ्रीक्वेंसी से मुराद क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, अलील फ्रीक्वेंसी यानी कि कोई भी ट्रेड का ट्रांसफर होना एक पॉपुलेशन के अंदर, एक, तो इसको हम क्या कहते हैं, अलील फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अलील फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट करें, भाई नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा फैक्टर है म्यूटेशन, तीसरा फैक्टर है जीन फ्लो, चौथा फैक्टर है हमारे पास जेनेटिक ड्रिफ्ट, और पांचवा फैक्टर है हमारे पास नन रैंडम मैटिंग, यानी कि ऐसी मैटिंग जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं पार्टनर को, क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, लेकिन नन सिलेक्शन ऑफ पार्टनर इज मोर फेवरेबल इन द नॉट इफेक्शन ऑफ अलील फ्रीक्वेंसी। अगर हम नहीं चाहते कि अलील फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो, तो हमें चाहिए कि हमें पार्टनर की सिलेक्शन नहीं करनी मैटिंग के लिए। तो ये भी एक फैक्टर है। इसी तरीके से हम जाते हैं बोटलनेक इफेक्ट। बोटलनेक इफेक्ट सिग्निफिकेंटली रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन साइज, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है अलील फ्रीक्वेंसी के ऊपर। मेजरली ये बहुत इफेक्ट करता है कि भाई पॉपुलेशन का साइज कम हो रहा है, भाई जब पॉपुलेशन का साइज ही कम हो रहा है तो भाई बहुत सारे लोगों की तो अलील ही खत्म हो गई। अब अलील ही खत्म हो गई तो ट्रांसफर कैसे होगी, जो लीडिंग करती है टू द लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसी तरीके से हमारे पास जो अगला आता है फैक्टर, वो फैक्टर आता है फाउंडर्स इफेक्ट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू पॉपुलेशन। अब इफेक्ट, अब भाई पॉपुलेशन का, न्यू पॉपुलेशन का कायम हो जाना बाय नंबर ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, जो लीडिंग करता है नन रिप्रेजेंटेटिव सबसेट ऑफ अलील, जो रिप्रेजेंट करती है एक ऐसे अलील का जो कि रिप्रेजेंट नहीं है उस पॉपुलेशन की। ये भी एक हार्मफुल तरीका है। ये भी एक वो फैक्टर है जो इफेक्ट करता है आपके अलील फ्रीक्वेंसी को। इसी तरीके से माइग्रेशन, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल इन टू और आउट ऑफ द पॉपुलेशन, की मूवमेंट होना आपकी ही ट्राई, यानी कि आपके कबीले के अंदर और आपकी कबीले से बाहर, जो अल्टर करती है क्या बच्चों, जीन पूल को अल्टर करती है, जीन पूल की कंपोजिशन को अल्टर करती है। जीन पूल के कॉन्सेप्ट को ये पढ़ेंगे जब हम पढ़ने जाएंगे हार्डी विम्बर्ग लॉ मेरे लेक्चर के अंदर। और दूसरा जो सबसे लास्ट होता है बच्चों, इन्वायरमेंटल चेंजेस, जो कि शिफ्ट करता है, शिफ्ट इन द इन्वायरमेंटल कंडीशन कैन इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन एंड प्रेशर ऑफ सर्टेन एलील्स। तो बच्चों ये सारे के सारे हमारे सवाल थे आज के, और इसका आपको जो भी पीडीएफ लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर इस वीडियो के। तो अगर आपको अच्छी लगी हो, मज़ा आया हो आज के लेक्चर में, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ आऊँगा ऐसे ही कुछ और शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा आपकी टेक्स्ट बुक से। तो आप पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। अल्लाह हाफिज़।